नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 11 है आपके बल तथा दाब। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं उनकी मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर से आप संपर्क करके ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। और नोट्स आपको कैसे परचेज करना है इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इससे पहले के जितने भी आपके चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर मैंने नोट्स के माध्यम से करवा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप उन चैप्टर के नोट्स हैं वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सभी बच्चों को जय माता दी कमेंट में जरूर लिखना है, ओके। और जय माता दी के आशीर्वाद से सभी बच्चों के विज्ञान के अंदर एक अच्छा स्कोर आपको करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आपके बल, यानी बल क्या होता है। तो बल को हम इंग्लिश के अंदर फोर्स कहते हैं और इसको एफ से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले बल की परिभाषा की हम बात करें कि बल की जो परिभाषा है वो काफ़ी बार एग्जाम में आपके आ चुकी है। तो बल किसे कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, यानी किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के जिसको अभिकर्षण या खिंचाव, जिसको अपकर्षण को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो बल की ये परिभाषा आप सभी बच्चों को अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में देखिए, बल है वो कौन कौन से कारणों से लगता है। तो सबसे पहले है आपके अन्योन्य क्रिया के कारण बल। तो अन्योन्य क्रिया के कारण बल है वो किस प्रकार से लगता है। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। यानी बल कब लगता है, जब दो वस्तुएं होती हैं और उन दोनों वस्तुओं में जब अन्योन्य क्रिया होती है तो बल लगता है। जैसे हम केवल कार के पीछे खड़े होने रहने मात्र से उसे गति नहीं दे सकते जब तक कि हम कार को धक्का नहीं लगाते। और इसी प्रकार हमारे व कार के मध्य यह क्रिया अन्योन्य क्रिया कहलाती है, ओके। तो अन्योन्य क्रिया क्या होती है, अन्योन्य क्रिया के कारण किस प्रकार से बल लगता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है आपके बलों की खोजबीन, यानी जो बल हैं उनकी खोजबीन, बल किस प्रकार से, बलों की खोजबीन है वो किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल का परिमाण, यानी बल का परिमाण क्या होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपके कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी जब कोई भी वस्तु हो और वो वस्तु एक ही दिशा में हो, तो जब वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, तो बल है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल जो नेट बल होता है वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल है वो आपस में जुड़ जाते हैं। और दूसरा है, यदि किसी वस्तु पर दो बल हैं, यदि वो विपरीत दिशा में कार्य करें तो इस पर लगने वाला जो बल है वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनका चांस भी एग्जाम में आने का है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो उस पर लगने वाला जो नेट बल है वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी शून्य होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि बल है वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन है वो कर सकता है। बल क्या कर सकता है, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है। यानी किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल वो बदली जा सकती है यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है। तो वस्तु की
चाल है वो बढ़ जाती है, वस्तु की चाल है जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी चाल की गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ साथ में नोट्स आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यानी जो बल होता है वो किसी वस्तु की आकृति है, उसका जो साइज है, आकार है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। यह सत्य है कि बल लगाने से वस्तु की आकृति परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। जैसे यदि हम एक फूले हुए गुब्बारे को हथेलियों के मध्य दबाएं तो उसकी आकृति बदल जाएगी। रबर की गेंद को दबाने पर भी उसकी आकृति है वो बदल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके संपर्क बल। संपर्क बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संपर्क बल किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए वस्तु के साथ सीधा संपर्क करना पड़े तो वह बल क्या कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। और जैसे यदि हम किसी पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बाल्टी का हाथ से संपर्क है वो बहुत ही आवश्यक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। उसके बाद में है आपके पेशीय बल। यानी पेशीय बल क्या होता है, बल है वो हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है और हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, पेशीय बल कहा जाता है। और पेशीय बल है वो एक संपर्क बल है। पेशीय बल क्या है, एक संपर्क बल है और यह बल वस्तु के संपर्क के माध्यम से ही क्या करता है, कार्य करता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके घर्षण बल। यानी घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल किसे कहते हैं, दो वस्तुओं की सतह के मध्य कार्यरत बल घर्षण बल है कहलाता है। घर्षण बल की परिभाषा है वो आपके एग्जाम में आ सकती है कि दो वस्तु हैं उनकी सतह के मध्य जो कार्यरत बल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और यह बल गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। गति की अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, चेंजेस कर देता है। और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है क्योंकि यह बल दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है। अतः यह भी एक संपर्क बल होता है। यानी घर्षण बल है वो भी एक प्रकार का क्या है, संपर्क बल है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके असंपर्क बल। यानी असंपर्क बल क्या होता है, तो जब किसी वस्तु पर अन्य किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना बल लगता है तो वह क्या कहलाता है, असंपर्क बल कहलाता है। और इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कि जब किसी वस्तु पर अन्य किसी वस्तु के साथ संपर्क में आए बिना जब फोर्स लगता है, बल लगता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। और जैसे दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यह बल बिना संपर्क में आए कार्य करता है। अतः यह एक प्रकार का असंपर्क बल है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके उदाहरण है इसका। उदाहरण आपको अच्छे से याद रखना है कि चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब क्या हैं, ये सब असंपर्क बल हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें चुंबकीय बल। यानी चुंबकीय बल क्या होता है, तो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच अथवा चुंबकीय ध्रुव तथा किसी चुंबकीय पदार्थ के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। यानी दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच अथवा चुंबकीय ध्रुव तथा किसी चुंबकीय पदार्थ के बीच लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके स्थिर वैद्युत बल। यानी स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित
वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल कहलाता है। कि एक आवेशित वस्तु है और दूसरी अनावेशित वस्तु है, अगर हम दोनों पर बल लगाएंगे तो लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा? स्थिर विद्युत बल कहलाएगा। और वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल है वो कार्य करता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने नोट लिया है, तो नोट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कि विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। और गुरुत्व बल है यह एक आकर्षण बल है वो माना जाता है। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में है गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, यानी जो गुरुत्व होता है वो केवल एक पृथ्वी का गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं? बल लगाती हैं। और बल लगाने की यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे दाब, यानी दाब क्या होता है, और दाब को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? प्रेशर। ओके, तो दाब की परिभाषा कि किसी पृष्ठ के प्रति, यानी किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। और दाब ज्ञात करने का सूत्र है आपके बल बटे क्षेत्रफल, यानी जितना भी बल है और बटे में क्या है? क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल को हमें विभाजित करना है, भाग देना है बल से, तो हमारे पास दाब है वो उत्पन्न होगा। उसके बाद में देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोट लिया है। नोट में क्या है कि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा, कि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में है द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, यानी द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो द्रव के अंदर द्रव के अणु भिन्न भिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। ये परस्पर तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं और बर्तन की जो दीवारें हैं तथा तली हैं वो अणुओं की टक्कर के कारण बल का अनुभव करती हैं। अतः बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और गैसों की अगर हम बात करें तो गैसें हैं वो जिस बर्तन में रखी जाती हैं, जो गैसें हैं वो जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये आप परिचित हैं। और हमारे चारों ओर भी वायु द्वारा लगाए गए दाब है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। और हमारे चारों ओर भी वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है, वायुमंडलीय दाब है वो बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि वायुमंडलीय दाब है वो कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और जिन बच्चों ने अभी तक जय माता दी कमेंट में नहीं लिखा है तो सभी बच्चे जय माता दी जरूर लिखें। उसके बाद में देखिए नोट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कि सतह पर वायुमंडलीय दाब है वो ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है? कम होता है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट। और अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो पूरी जो प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।